सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी आंखें आपकी माँ जैसी क्यों हैं, आपकी चाल ढाल आपके पिता जैसी क्यों लगती है और आपके भीतर कई आदतें आपके दादा दादी जैसी क्यों दिखाई देती हैं, तो आप क्या कहेंगे? सदियों तक इंसान इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता रहा। हम सब ने देखा कि गुण और विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस अदृश्य यात्रा का सूत्र क्या है, ये किसी को समझ नहीं आता था। 19वीं सदी में एक साधु ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि फूलों का रंग, बीज का आकार और अन्य लक्षण नियमबद्ध तरीके से अगली पीढ़ी में जाते हैं। यही प्रयोग वंशानुक्रम के रहस्य की पहली खिड़की बने। उसी दौर में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और दिखाया कि प्रजातियां बदलती और विकसित होती हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इस बदलाव का असली आधार क्या है। धीरे धीरे ये समझा गया कि वंशानुक्रम की गुत्थी जीन नाम के अदृश्य सूत्रों में सुलझती है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इंसान ने इन जीनों की गहराई को समझने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सूत्र क्रोमोसोम में बसे हैं और इनकी भाषा डीएनए में लिखी है। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को उजागर किया और दुनिया दंग रह गई। जीवन की किताब का पन्ना पहली बार खुल गया। डीएनए की 4 अक्षरों वाली भाषा ए, टी, सी और जी जीवन का आधार है। इन अक्षरों के क्रम ही ये तय करते हैं कि एक इंसान कैसा दिखेगा, उसकी आंखें किस रंग की होंगी, उसका शरीर कैसा होगा और वो किन बीमारियों से जूझ सकता है। आगे चलकर मानव जीनोम परियोजना ने इस अदृश्य किताब को पूरा पढ़ने की कोशिश की और इंसान ने पहली बार अपने जीवन का ब्लूप्रिंट हाथ में लिया। ये क्षण मानो ऐसा था जैसे कोई अपनी ही आत्मकथा को पहली बार देख ले। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। जब जीन हमें हमारी पहचान देते हैं, तो अगर वही जीन बिगड़ जाएं तो क्या होगा? कई बीमारियां इसी का परिणाम है। हीमोफीलिया जैसी बीमारी जिसमें खून का थक्का नहीं जमता, सिकल सेल एनीमिया जिसमें रक्त कोशिकाएं विकृत हो जाती हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। ये सब जीन की गलतियों के परिणाम हैं। कैंसर भी दरअसल जीन की बीमारी ही है, जिसमें कोशिकाओं के भीतर नियंत्रण टूट जाता है। लेखक इस हिस्से को बहुत व्यक्तिगत बना देते हैं। वो बताते हैं कि उनके अपने परिवार में मानसिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों ने उनके परिवार को गहराई से प्रभावित किया। ये अनुभव दिखाता है कि जीन सिर्फ शारीरिक बनावट ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की तकलीफों को भी प्रभावित करते हैं। अब विज्ञान एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। जब हमने जीन को पढ़ना और समझना सीख लिया है, तो अगला सवाल है, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? आज हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिनसे जीन एडिट किए जा सकते हैं। क्रिस्पर जैसी तकनीक ने ये संभव बना दिया है कि हम चाहे तो बीमारियां मिटा दें या फिर किसी बच्चे की आंखों का रंग, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी काया तक तय कर दें। ये शक्ति इतनी बड़ी है कि इसे भगवान जैसी कहा जा सकता है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा डर भी है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों के जीन बदल देंगे, तो क्या ये इंसान की आज़ादी और विविधता को खत्म कर देगा? क्या हम इंसानों को एक डिज़ाइन किए हुए जीव में बदल देंगे? यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और नैतिकता आमने सामने खड़े होते हैं। ये शक्ति जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल जीन का परिणाम है, या हमारे अनुभव, संस्कार और समाज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? जीन हमें एक आधार जरूर देते हैं, लेकिन हमारी पूरी कहानी वे नहीं लिखते। हमारे जीवन की तस्वीर हम खुद भी रंगते हैं। अगर हम जीनों में बदलाव करेंगे, तो शायद इंसान होने का अर्थ ही बदल जाएगा। भविष्य में इंसान कैसा होगा? क्या वो अपनी विविधता में उतना ही स्वाभाविक रहेगा, या फिर एक कृत्रिम ढांचे में ढल जाएगा? लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीन हमारी सबसे बड़ी विरासत है और इसी के साथ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। हमें इस शक्ति का इस्तेमाल केवल बीमारियां मिटाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि इंसान की प्राकृतिक पहचान को बदलने के लिए। ये किताब हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां विज्ञान, इतिहास और दर्शन सब मिल जाते हैं। ये केवल जीन की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के अस्तित्व और भविष्य की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है और आने वाले समय में हम क्या बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सदियों पहले इंसान ने जब पहली बार खेती शुरू की होगी, तो उसने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ पौधों की फसलें बेहतर होती हैं, कुछ जानवर अधिक ताकतवर होते हैं और अगली पीढ़ी में वही गुण दोबारा दिखाई देते हैं। ये रहस्य बहुत साधारण लगता था, लेकिन इसके भीतर छुपा विज्ञान बेहद जटिल था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि माता पिता से बच्चों में कुछ चीज़ें उतरती हैं, लेकिन ये अदृश्य पुल कैसे काम करता है, इसे समझने में हज़ारों साल लग गए। 19वीं सदी के बीच में मेंडल का काम विज्ञान की नींव बन गया।
वो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बल्कि साधु थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने मटर के पौधों से ये दिखाया कि कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते हैं और कुछ छिपकर अगली पीढ़ी में उभर आते हैं। उस समय उनके प्रयोगों को दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने इन्हें दोबारा पढ़ा तो मानो नींव की चाबी हाथ लग गई। उसी दौरान डार्विन का विकासवाद भी सामने आया, जिसने ये दिखाया कि प्रजातियां कैसे बदलती और वातावरण के अनुसार खुद को ढालती हैं। परंतु डार्विन ये नहीं जानते थे कि ये बदलाव आगे कैसे जाता है। उनकी थ्योरी और मेंडल की खोज मिलकर आगे चलकर जेनेटिक्स नाम के नए विज्ञान का जन्म कराती है। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार अपनी ही संरचना की छिपी हुई भाषा को पढ़ने लगा। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से देखा कि कोशिकाओं के भीतर क्रोमोसोम नाम की संरचनाएं होती हैं और इन्हीं में जीन रहते हैं। धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि जीवन का असली रहस्य डीएनए में छुपा है। जब 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को उजागर किया तो विज्ञान के इतिहास का सबसे नाटकीय पल था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने जीवन की गुप्त किताब खोल दी हो। डीएनए के भीतर छुपे 4 अक्षर ए, टी, सी और जी वही भाषा है जिनसे जीवन की कहानी लिखी जाती है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, वैज्ञानिकों ने सीखा कि इस भाषा को पढ़ा जा सकता है। 1990 में शुरू हुई मानव जीनोम परियोजना इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयास था। हजारों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये काम किया और लगभग 13 साल बाद इंसानी डीएनए का पूरा नक्शा सामने आया। ये मानो ऐसा था जैसे किसी ने अपनी ही आत्मकथा को पहली बार देख लिया हो। लेकिन इस आत्मकथा में केवल गौरवशाली बातें ही नहीं थी, इसमें दुख और बीमारियों की कहानियां भी लिखी थी। जीन की गड़बड़ी कई घातक बीमारियों का कारण बनी। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियां सीधे सीधे जीन से जुड़ी निकली। कैंसर को भी समझा गया कि ये दरअसल कोशिकाओं के जीनों का नियंत्रण टूटने की वजह से होता है। सिद्धार्थ मुखर्जी इस किताब में बताते हैं कि ये सब उनके लिए केवल वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, बल्कि पर्सनल अनुभव यानी निजी अनुभव भी था। उनके अपने परिवार में मानसिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। स्किज़ोफ्रीनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों ने उनके परिवार को गहराई से प्रभावित किया। ये अनुभव दिखाता है कि जीन सिर्फ शारीरिक बनावट ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की तकलीफों को भी प्रभावित करते हैं। अब विज्ञान एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। जब हमने जीन को पढ़ना और समझना सीख लिया है, तो अगला सवाल है, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? आज हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिनसे जीन एडिट किए जा सकते हैं। क्रिस्पर जैसी तकनीक ने ये संभव बना दिया है कि हम चाहें तो बीमारियां मिटा दें या फिर किसी बच्चे की आंखों का रंग, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी काया तक तय कर दें। ये शक्ति इतनी बड़ी है कि इसे भगवान जैसी कहा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा डर भी है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों के जीन बदल देंगे तो क्या ये इंसान की आज़ादी और विविधता को खत्म कर देगा? क्या हम इंसानों को एक डिज़ाइन किए हुए जीव में बदल देंगे? यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और नैतिकता आमने सामने खड़े होते हैं। ये शक्ति जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल जीन का परिणाम है, या हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति और हमारा समाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? जीन हमें एक आधार जरूर देते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर हम खुद बनाते हैं। इंसान की सुंदरता इसी में है कि वो केवल अपने जीन का गुलाम नहीं है। लेकिन अगर हम इन जीनों के साथ खेलना शुरू करेंगे तो शायद इंसान होने का अर्थ ही बदल जाएगा। भविष्य में इंसान कैसा होगा? क्या वो अपनी विविधता में उतना ही स्वाभाविक रहेगा या फिर एक कृत्रिम ढांचे में ढल जाएगा? लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीन हमारी सबसे बड़ी विरासत है और इसी के साथ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। हमें इस शक्ति का इस्तेमाल केवल बीमारियां मिटाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि इंसान की प्राकृतिक पहचान को बदलने के लिए। ये किताब हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां विज्ञान, इतिहास और दर्शन सब मिल जाते हैं। ये केवल जीन की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के अस्तित्व और भविष्य की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है और आने वाले समय में हम क्या बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सदियों पहले इंसान ने जब पहली बार खेती शुरू की होगी तो उसने ये जरूर देखा होगा कि कुछ पौधों की फसलें बेहतर होती हैं, कुछ जानवर अधिक ताकतवर होते हैं और अगली पीढ़ी में वही गुण दोबारा दिखाई देते हैं। ये रहस्य बहुत साधारण लगता था, लेकिन इसके भीतर छुपा विज्ञान बेहद जटिल था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि माता पिता से बच्चों में कुछ चीजें उतरती हैं, लेकिन ये अदृश्य पुल कैसे काम करता है, इसे समझने में हजारों साल लग गए। 19वीं सदी के बीच में मेंडल का काम विज्ञान की नींव बन गया। वो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बल्कि साधु थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने मटर के पौधों से ये दिखाया कि कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते हैं और कुछ छिपकर अगली पीढ़ी में उभर आते हैं। उस समय उनके प्रयोगों को दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने इन्हें दोबारा पढ़ा तो मानो नींव की चाबी हाथ लग गई।
उसी दौरान डार्विन का विकासवाद भी सामने आया, जिसने ये दिखाया कि प्रजातियां कैसे बदलती और वातावरण के अनुसार खुद को ढालती है। परंतु डार्विन ये नहीं जानते थे कि ये बदलाव आगे कैसे जाता है। उनकी थ्योरी और मेंडल की खोज मिलकर आगे चलकर जेनेटिक्स नाम के नए विज्ञान का जन्म कराती है। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार अपनी ही संरचना की छिपी हुई भाषा को पढ़ने लगा। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से देखा कि कोशिकाओं के भीतर क्रोमोसोम नाम की संरचनाएं होती हैं और इन्हीं में जीन रहते हैं। धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि जीवन का असली रहस्य डीएनए में छुपा है। जब 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का उजागर किया तो विज्ञान के इतिहास का सबसे नाटकीय पल था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने जीवन की गुप्त किताब खोल दी हो। डीएनए के भीतर छुपे 4 अक्षर ए, टी, सी और जी वही भाषा है जिनसे जीवन की कहानी लिखी जाती है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, वैज्ञानिकों ने सीखा कि इस भाषा को पढ़ा जा सकता है,